गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक बायोजियो केमिकल साइकिल के अंतर्गत फॉस्फोरस साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र में फॉस्फोरस चक्र। सबसे पहले अपन देखते हैं फॉस्फोरस साइकिल की परिभाषा। फॉस्फोरस चक्र क्या होता है? तो पहले तो ये बात जाननी अपने लिए ज़रूरी है कि अभी तक अपन ने जितने जैव भू रासायनिक चक्र पढ़े हैं वो सभी गैसीय चक्र थे, गैसीय साइकिल थे। लेकिन ये जो फॉस्फोरस चक्र है ये सेडिमेंट्री साइकिल होता है, अवसादी चक्र इसे कहते हैं। अवसादी चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अपना फॉस्फोरस है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, गैस के रूप में प्रेजेंट नहीं होता है एनवायरनमेंट में, इसलिए इसे सेडिमेंट्री साइकिल या गैसियस साइकिल कहते हैं। क्योंकि इसका जो रिजर्वायर पूल है जहाँ पे ये पूरा का पूरा संग्रहित होकर रहता है वो गैस की फॉर्म में ना रह करके सेडिमेंट्स के रूप में रहता है। ये रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर स्टोरेज के रूप में रहता है। अब देखते हैं कि फॉस्फोरस चक्र किसे कहते हैं। तो फॉस्फोरस चक्र जो है ये एक बायोजियो केमिकल प्रोसेस है जिसमें फॉस्फोरस का मूवमेंट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन सब में एक के बाद दूसरे में एक चक्र के रूप में प्रवाहित होता है फॉस्फोरस। ये इसके प्रवाह का जो बायोजियो केमिकल प्रोसेस है, जैव भू रासायनिक जो प्रक्रिया है, इसे अपन फॉस्फोरस साइकिल कहते हैं। फॉस्फोरस जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स का एक एसेंशियल, एक आवश्यक बॉडी का पार्ट है फॉस्फोरस, जो कि एनिमल ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ जो माइक्रोब्स हैं, सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स, उनकी हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी है। और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये जो सॉइल के अंदर पाया जाने वाला फॉस्फोरस है वो कम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। जो मेन फंक्शन है, बायोलॉजिकल जैविक कार्य है फॉस्फोरस का, वो है कि ये क्यों रिक्वायर्ड है, कहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो बॉडी में पाए जाने वाले जो न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए का एक पार्ट फॉस्फोरस होता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि डीएनए की बात करें तो डीएनए 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक उसमें शुगर होती है जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, एक उसमें जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन पाई जाती है उसमें, और तीसरा होता है फॉस्फेट। और फॉस्फेट क्या होता है? PO4। तो फॉस्फेट जो होता है वो ही फॉस्फोरस का ऑक्साइड होता है। तो डीएनए और आरएनए जो कि किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी की अपन बात करें तो हर एक सेल जो होती है वो बिना फॉस्फोरस के सेल का निर्माण पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियस में आरएनए और डीएनए होता है, और आरएनए साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। तो आरएनए और डीएनए के बिना ये एसेंशियल फॉस्फोरस जो है एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल सेल्स के बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बिना सेल कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। जो अपना डबल हेलिक्स डीएनए होता है वो फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जो दोनों हेलिक्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और कैल्शियम फॉस्फेट जो एक कंपोनेंट है, ये प्राइमरी कंपोनेंट है जो कि मैमेलियन बोन और टीथ का निर्माण करता है, इंसेक्ट का एक्जोस्केलेटन बनाता है, और फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स जो सेल्स की होती हैं वो भी फॉस्फोरस के बिना नहीं बन सकती हैं। तो फॉस्फोरस साइकिल जो है वो, उसकी एक खास बात और होती है कि वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है फॉस्फोरस साइकिल का, क्योंकि ये वेदर कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है। रेन या फिर इरोजन यानी कि कटाव जो होता है उसकी वजह से फॉस्फोरस होता है वह रॉक से, चट्टानों से सॉइल के अंदर आता है, और सॉइल से वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स और फंजाई उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको जो बहुत टाइप के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनमें काम में लिया जाता है। प्लांट्स को एनिमल्स
इसको कंज्यूम कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। फिर एनिमल्स की बॉडी से वो या तो उनकी डेथ होने के बाद या फिर उनके एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ फिर से वो सॉइल में आ जाता है, और सॉइल से फिर से वो प्लांट्स और फंजाई डिकम्पोजर्स इनके द्वारा वापस से वो मिट्टी में मिल जाता है और वहाँ से प्लांट्स उसको फिर से यूज कर लेते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन जो इसका प्राइमरी रिजर्वायर है वो रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, और वहाँ से पहले तो वो सेडिमेंटेशन में से जो नीचे अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की सरफेस के नीचे की तरफ रॉक्स पाई जाती हैं, तो वहाँ पे वो सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में होता है। तो वो कुछ ना कुछ घटनाएं होने से जो अपलिफ्ट होता है रॉक्स का वो होता है, जैसे कि पहाड़ों के फॉर्मेशन में पहाड़ बन जाते हैं, रॉक्स जो अर्थ की क्रस्ट से बाहर निकलती हैं तो वो बाहर आ जाते हैं सरफेस पे, और वहाँ से वो रॉक्स के कटाव से, बारिश की वजह से या कोई और वजह से वो रॉक्स टूटती हैं, और टूट करके उनसे वेदरिंग के द्वारा अक्षय होने से वो फिर वापस से सॉइल के अंदर मिल जाता है, और वहाँ से ये चक्र चलता रहता है। अब एक चक्र को यदि अपन डायग्रामेटिक रूप में देखें फॉस्फोरस के चक्र को, तो सबसे पहले कि ये सेडिमेंट्स के रूप में एक रिजर्वायर पूल होता है सेडिमेंट्स, वहाँ से जो ये रॉक्स होती हैं वो अपलिफ्टिंग हो जाती है, रॉक्स की रॉक होते हैं जो पहाड़ों के फॉर्म में होते हैं, और या फिर ये रिजर्वायर पूल के रूप में अर्थ की जो सरफेस है उसके नीचे बहुत गहराई में सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉस्फोरस पाया जाता है। अब यहाँ से जो ये पहाड़ हैं यहाँ से रॉक्स की वेदरिंग होती है, और वेदरिंग कैसे होगी कि बारिश की वजह से भी हो सकती है वेदरिंग। तो ये वेदरिंग होगी मतलब इसका अक्षय होगा, वो टूटेगी, रॉक्स के छोटे 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 पार्टिकल बनेंगे, और वो पार्टिकल्स बारिश की वजह से फिर पानी में उसका रन ऑफ होगा। रन ऑफ में ये जो भी रॉक्स के टुकड़े हैं, जो पत्थर हैं, पत्थरों के टुकड़े हैं, वो नदियों में बहते हैं, और वहाँ से फिर वो छोटे 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 टुकड़ों में चले जाते हैं, और वहाँ से वो वाटर बॉडी में रिवर्स में जाते हैं, और रिवर्स में जो घुली हुई मात्रा में फॉस्फोरस होगा वो पानी को सभी एनिमल्स पीते हैं। पानी, इस पानी का यूज जो प्लांट्स हैं वो भी करते हैं। तो एक तो पानी को पीने से एनिमल्स की बॉडी में चला जाएगा, और प्लांट्स इस पानी को ग्रहण करेंगे तो उनकी बॉडी में चला जाएगा, या फिर वाटर बॉडी में जाके ये मिल जाता है, वापस से सेडिमेंट्स में चला जाता है, या वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स इसको यूज कर लेते हैं, वाटर में पाए जाने वाले एक्वेटिक एनिमल्स उसको यूज कर लेते हैं, उनकी बॉडी में पानी पीने के साथ चला जाता है। और वहाँ से ये वाटर बॉडी जो है इससे लीचिंग होती है, और वहाँ से फिर ये सॉइल में चला जाता है, और वाटर जो नदियाँ बहती हैं वहाँ से भी ये सॉइल के अंदर फॉस्फोरस चला जाता है। और मिट्टी में जाने के बाद ये जो फॉस्फेट होगा ये प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है, और प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं, और एनिमल्स पानी को भी पी लेते हैं, तो यहाँ से भी इनमें फॉस्फेट आ जाता है। फिर जब ये मर जाते हैं, प्लांट्स का भी पार्ट, बॉडी पार्ट कुछ जिनका क्षय हो जाता है या डेथ हो जाती है, इनको प्लांट्स भी मर जाते हैं, तो और या इनकी बॉडी के टूटे हुए पार्ट होते हैं, एनिमल्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, इन सब को फिर जो डीकम्पोजर्स हैं वो डीकम्पोज कर देते हैं, वापस से सॉइल में मिला देते हैं, और वहाँ से सॉइल में मिलने के बाद फिर से प्लांट्स ले लेते हैं, या फिर वो वहाँ से लीचिंग होके झर करके वो अब्जॉर्ब हो नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर से वो सी में मिल जाता है। इस तरह से फिर से वो सेडिमेंटेशन रिजर्वायर पूल के अंदर जाके मिल जाता है। इस तरह से ये एक साइकिल फॉस्फोरस का चलता रहता है। अब अपन बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल की स्टेप्स। तो मेनली 3 की स्टेप्स जो ये साइकिल है फॉस्फोरस का इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहली है जो अपन ने देखी वेदरिंग क्या होगी कि फॉस्फोरस जो है रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में होता है, चट्टानों के रूप में होता है, और फॉस्फोरस साइकिल की स्टार्टिंग यहीं से होती है कि इसका एक्सट्रैक्शन होता है, वहाँ से ये निकलता है, निष्कर्षण जो होता है चट्टानों से वो फॉस्फोरस का वेदरिंग के द्वारा होता है, अक्षय से होता है, और अक्षय रेन की वजह से हो सकता है, और कोई जो घटनाएं हैं जैसे कि भूकंप आ जाता है, इस तरह से इनकी वेदरिंग होती है। और वेदरिंग जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है वो मेनली रेन के द्वारा होता है, रॉक्स की, और वहाँ से ये
जो है फॉस्फोरस ये सॉइल में चला जाता है, वॉस्ट हो जाता है, पानी में घुल करके चला जाता है, मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर वो अल्टीमेटली जाके कोई भी वाटर बॉडी होती हैं जैसे कि रिवर जाके लेक में मिल जाती हैं, लेक में रिवर का पानी जाता है, पॉन्ड्स में जाता है और अल्टीमेटली सी में जाके मिल जाता है, और सी में जो एक्स्ट्रा फॉस्फोरस होता है वो सेडिमेंट्स के रूप में नीचे चला जाता है। तो वेदरिंग के द्वारा जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो टूटती हैं और फिर फॉस्फोरस मिट्टी में आता है। अब मिट्टी में आए हुए जो फॉस्फोरस का अब्जॉर्प्शन प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा होता है। प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा कैसे होगा? सॉइल से प्लांट उस फॉस्फोरस को ले लेते हैं और सॉइल में पाए जाने वाले फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी फॉस्फोरस का ग्रोथ के लिए एब्जॉर्प्शन करते हैं। और साथ ही साथ जो वाटर बॉडीज़ हैं, पानी है, एनिमल्स उसको सीधा पानी पी लेते हैं, इससे उनकी बॉडी में चला जाता है और फिर वो अपने खाने के लिए प्लांट्स के पार्ट और प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, उससे उसके एनिमल्स के अंदर चला जाता है। एनिमल भी ऑब्टेन कर लेते हैं फॉस्फोरस को ड्रिंकिंग वाटर से या फिर प्लांट्स को खाने से, तो ये एनिमल और प्लांट्स की बॉडी में चला जाता है और वहाँ से फिर जो फॉस्फोरस है वो वापस एनवायरनमेंट में आता है डीकम्पोजिशन के द्वारा, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स या तो मर जाते हैं या फिर उनकी बॉडी का कुछ पार्ट टूट जाता है प्लांट्स का, या फिर वो एक्सक्रीट आउट करते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल को, तो वो सॉइल में चला जाता है। वहाँ से जो डीकम्पोजर्स हैं वो डीकम्पोजिशन का काम करते हैं और डीकम्पोजिशन से वो वाटर में या सॉइल में चला जाता है फॉस्फोरस फील्ड से, जहाँ से फिर से वो प्लांट्स में और फिर एनिमल्स में अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में मतलब सॉइल में लिथोस्फीयर में वो मिल जाता है। इस तरह से वो एक साइकिल के रूप में ये फॉस्फोरस साइकिल चलता रहता है। जैसा कि अपन देख चुके हैं, डायग्रामेटिक रूप से देख चुके हैं, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं डायग्राम्स के रूप में फॉस्फोरस के साइकिल को, फॉस्फोरस चक्र को। एक जो अवसादी चक्र है, चट्टानों से जो शुरू होता है, जो रिजर्वायर पूल है उसका वो सेडिमेंटेशन के रूप में, सेडिमेंट्री रॉक के रूप में होता है। तो ये सेडिमेंटेशन होता है सी के तले में और वहाँ से ये अपलिफ्टिंग होती है, जियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग होती है, रॉक्स ऊपर चट्टानों के रूप में आ जाते हैं। वहाँ से रेन से इसकी वेदरिंग होगी। फर्स्ट स्टेप फॉस्फोरस चक्र के शुरू होने की वेदरिंग होगा। वेदरिंग से नदियों से पानी बहता हुआ होता है, वो सॉइल में मिल जाता है और दूसरा वो आके फिर से जो फॉस्फेट सेडिमेंट्स बनाते हैं, अल्टीमेटली सी में आके सेडिमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और मिट्टी में जब ये आ जाता है, अंडरग्राउंड जो फॉस्फेट रिजर्व है जो कि वाटर के द्वारा आ चुका है, झर करके पानी के साथ वॉश्ड होके सॉइल में मिल चुका है, वहाँ से या तो वो ग्राउंड वाटर के साथ सी में मिल जाता है या फिर वो वहाँ से जो मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला फॉस्फेट है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स को फिर अपने कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, और फिर एनिमल्स या तो मर जाते हैं और प्लांट्स का पार्ट टूट जाता है या प्लांट्स मर जाते हैं, या फिर एनिमल मरते हैं या इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल ये फिर से मिट्टी में मिल जाता है, जिसको डीकम्पोजर्स जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं वो डीकम्पोजिशन करते हैं, फिर से मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी से इसको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एनिमल्स के अंदर दूसरा जो वे है आने का कि ये जो पानी है, पानी को अनगल्फ करते हैं, पानी पीते हैं एनिमल्स, तो उसके द्वारा भी फॉस्फोरस इनकी बॉडी में आता है। दो तरह से आता है, या तो प्लांट से आएगा या पानी से आएगा। इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहता है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और जो बायोस्फीयर, इन तीनों मंडलों में, जैव मंडलों में ये फॉस्फोरस जो है वो एक चक्र के रूप में प्रवाहित होता रहता है। इसे अपन कहते हैं फॉस्फोरस चक्र। अब लास्टली अपन देखते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द फॉस्फोरस साइकिल, कि ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है, मानव का क्या रोल है फॉस्फोरस चक्र में, मानव कैसे इंटरफेयर करता है फॉस्फोरस चक्र में। तो मानव बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव डालता है फॉस्फोरस चक्र पे, क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मेन है फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेट की जो डीएपी मेनली यूज करते हैं किसान, अपन सब जानते हैं कि डीएपी का जो फार्मर फैमिलीज से हैं, गांव में रहने वाले जो खेती करने वाले घरों को बिलोंग करते हैं, वो अपन सब जानते हैं कि एक फर्टिलाइज़र डीएपी यूज करते हैं, जो कि फॉस्फोरस का मेन कंटेंट उसमें फॉस्फोरस होता है। फॉस्फेट के लिए वो अपन खेतों में डालते हैं और उसकी वजह से जो सॉइल है उसमें आर्टिफिशियली रूप से ह्यूमन फॉस्फोरस को इंक्लूड कर देता है।
दूसरा जो फूड प्रोडक्ट हैं जो कि खेतों में बनते हैं वो उनको शहरों में पहुंचाया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स को, जो कि वहाँ से जो बायो वेस्ट है उसके रूप में फिर से वो जो भी जहाँ पे भी पानी निकलता है, सीवरेज निकलता है, सीवेज वहाँ पे जाके मिल जाता है। और आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन जो वाटर बॉडीज हैं उनका हो जाता है। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फॉस्फोरस कंटेनिंग होते हैं, जो सोइल में इसका लेवल फॉस्फोरस का बढ़ा देते हैं। और फॉस्फोरस जब नेचुरल प्रोसेस से ऐड होता है तब तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, लेकिन यदि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ती है तो उसको कहते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन, प्राकृतिक पोषण। और लेकिन एक जो नेचुरल सप्लाई है वो बहुत लंबे टाइम बाद, बहुत लंबा प्रोसेस है नेचुरली फॉस्फोरस का सोइल के अंदर बढ़ना, क्योंकि सोइल ये जो फॉस्फोरस चक्र है ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी है वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बढ़ती है, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो यूट्रोफिकेशन होता है, जिसे एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन कहते हैं, मानवीय पोषणीय क्रिया कहते हैं, तो ये जो होती है ये मेनली एक तो जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसकी वजह से ऑयल सॉइल में बढ़ जाती है, और दूसरा जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं वो शहरों में, खेतों से शहरों में भेजे जाते हैं, जहाँ से भी बहुत ज़्यादा मात्रा वॉस्ट अवे होकर के जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें यूट्रोफिकेशन हो जाता है। और जो वाटर बॉडीज होंगी उनमें फिर क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्गी की ग्रोथ होने से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉस्फेट आ जाता है, तो ग्रोथ होने से एल्गल ब्लूम हो जाती है। एल्गल ब्लूम होने से जो बाकी के एनिमल्स हैं वो सब मर जाते हैं। वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके लिए एल्गल ब्लूम जो होता है वो टॉक्सिक होता है और वो एक विषाक्त प्रभाव डालता है और उससे वो मर जाते हैं। इसी तरह से यदि सोइल के अंदर भी फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वहाँ रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी वो टॉक्सिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना भी, जो ओवर यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स का, उसकी वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है। और जो सॉइल होती है वो कम फर्टाइल हो जाती है, उसमें जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। इस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं यदि वो कंट्रोल्ड सिस्टमेटिक रूप से, मेंटेन्ड रूप से, मैनेज्ड नहीं होती हैं और ओवर यूज़ अगर किया जाता है फर्टिलाइज़र्स का, तो फिर जो वाटर बॉडीज हैं उनमें होने वाली जो रहने वाली एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। इस तरह से आज अपना जो ये फॉस्फोरस चक्र है वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।